कुछ दुर्लभ और दुखद मामलों में लापता व्यक्ति की जांच कुछ ही हफ्तों में ठंडी पड़ जाती है और वह व्यक्ति कभी नहीं मिलता, भले ही दशकों बीत जाएं। हालांकि कुछ अन्य मामलों में उन्हें आखिरकार ढूंढ लिया जाता है और उनके पास आमतौर पर बताने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी होती है। नंबर 10। 1975 में 22 साल का एक युवक जिसका नाम ट्रेविस वॉल्टन था, एरिजोना के अपाचे सिडग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट में लकड़हारे के रूप में काम कर रहा था जब वह बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गया। जब वह आखिरकार मिला तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर ज्यादातर लोगों को यकीन करना बहुत मुश्किल लगा। जिस जगह की बात हो रही है वह टर्की स्प्रिंग्स के पास स्थित थी और उस दिन 5 नवंबर 1975 को वॉल्टन और उसकी टीम कड़ी मेहनत कर रही थी। ट्रेविस 1 साल से भी कम समय से लकड़हारे के रूप में काम कर रहा था और भले ही काम बेहद कठिन था लेकिन उसे ये काम पसंद आता था। जिस लकड़ी काटने के प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहा था वह पीछे चल रहा था, लेकिन टीम लगातार मेहनत करती रही और हर दिन लगातार प्रगति करती रही। हर रात अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद पुरुषों का यह समूह, जिसमें जॉन गुलेट, ड्वेन स्मिथ, एलन डैलस, केनी पीटरसन, स्टीव पियर्स और माइक रॉजर्स शामिल थे, एक साथ गाड़ी से घर लौटते थे। लेकिन इस दिन कुछ अजीब चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। सातों लकड़हारे सभी ने देखा कि जंगल के अंदर से एक रहस्यमय रोशनी आ रही है और उन्होंने इसकी जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि एक तश्तरी के आकार की वस्तु जमीन पर गिरी हुई थी। वे याद करते हैं कि उन्होंने उस वस्तु से एक रोशनी की किरण निकलती देखी थी और उनमें से ज्यादातर इतने हैरान थे कि वे और पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, सिर्फ ट्रेविस को छोड़कर जो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और अपने साथियों की चेतावनियों के बावजूद वह उसके और करीब चला गया। वे बताते हैं कि उस वस्तु से एक रोशनी की किरण निकली जिसने ट्रेविस के सीने पर प्रहार किया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया, फिर जोर से नीचे पटक दिया। यह देखकर बाकी 6 लोग डर गए और तुरंत वहां से भाग गए, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे ट्रेविस को देखने के लिए वापस आएंगे। वे कुछ देर तक इंतजार करते रहे कि क्या होता है और जब सब कुछ शांत लगने लगा तो वे उस जगह वापस लौटे। लेकिन ये देखकर वे परेशान हो गए कि ट्रेविस वहां नहीं था और वे तेजी से शहर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। जब वे पुलिस को अपनी कहानी सुना रहे थे, जांचकर्ता स्वाभाविक रूप से संदेह में थे, लेकिन जल्द ही उन्हें शक होने लगा कि लकड़हारे के इस समूह ने एक कहानी गढ़ ली है ताकि वे इस बात को छुपा सके कि उन्होंने ट्रेविस की जान उन घने जंगलों में ले ली थी। वे सभी पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए राजी हो गए और सभी पास हो गए। अगले 5 दिनों तक वे इस बात पर अड़े रहे कि ट्रेविस शायद अभी भी कहीं जंगल में हो सकता है, लेकिन पुलिस को शक बना रहा। लेकिन 10 नवंबर को यह सब बदल गया। ट्रेविस के परिवार ने अधिकारियों को सूचित किया कि उसने हेबर में एक फोन बूथ से उनसे संपर्क किया है और उसने उन लोगों की कहानी की पुष्टि की है। उसने यह भी जोड़ा कि उसे अजीब जीवों ने अगवा कर लिया था और उसे एक अलग सौरमंडल में ले जाया गया था जहां वह अपने चारों ओर सभी तारे देख सकता था, लेकिन कोई सूरज या ग्रह नहीं था। उसने उन जीवों का वर्णन किया कि वे छोटे थे, उनके सिर बहुत बड़े थे और वे भूरे रंग के कवरऑल पहने हुए थे। उन्होंने उसकी पिछली घटना में लगी चोटों को ठीक कर दिया, लेकिन जब उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वह फिर से बेहोश हो गया और आखिरकार हेबर में जागा। आज भी उसकी कहानी परग्रही जीवों के अध्ययन में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक मानी जाती है और यूएफओ शोधकर्ताओं द्वारा अक्सर परग्रही जीवन के प्रमाण के रूप में सुनाई जाती है। नंबर 9। सभी रिपोर्टों के अनुसार अगस्त 1976 का महीना बेथेस्डा मैरीलैंड में बहुत गर्म और उमस भरा था। यहीं पर 35 वर्षीय डेनिस रारिक एक रहस्यमय नोट छोड़ने के बाद गायब हो गए जिसने उनके परिवार को 14 सालों तक हैरान कर दिया। उस समय डेनिस ने खुद को एक गणितज्ञ और कंप्यूटर विज्ञान विशेषज्ञ के रूप में स्थापित कर लिया था और उन्होंने हेग में लीनियर कंप्यूटिंग पर एक पेपर प्रस्तुत किया था जिससे उनके साथी वैज्ञानिक बहुत प्रभावित हुए थे। हालांकि कारण कभी उजागर नहीं हुआ। यह ज्ञात है कि वे गहरी अवसाद में चले गए थे जिसे उनके पिता ने उन वर्षों के दौरान पुष्टि की थी जब डेनिस लापता थे। इसके बावजूद कभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था कि वे अपना परिवार छोड़ना चाहते हैं, जिससे उनका गायब होना और भी ज्यादा परेशान करने वाला बन गया था। उस महीने के एक दिन वे बस अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गए और अपनी ज्यादातर निजी चीजें पीछे छोड़ गए। जब वे अपने किसी भी दोस्त या परिवार से संपर्क नहीं कर पाए तो उन्होंने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और मैरीलैंड पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जब डेनिस के अपार्टमेंट की तलाशी ली गई तो उन्हें उनका बटुआ, कार, निजी दस्तावेज और अन्य सामान वही छोड़ दिया गया मिला। साथ ही एक चिंताजनक नोट भी मिला जिसे समझने में उन्हें मुश्किल हो रही थी। उसमें लिखा था कि उन्होंने फैसला किया है उद्धरण उस तरह की यात्रा पर जाने का जहां से आप कभी वापस नहीं आते। उनके डिप्रेशन से जूझने के बारे में पता होने के कारण इससे उनके परिवार को बहुत चिंता हुई क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मंशा क्या थी। आखिरकार दिन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों और सालों में।
इस दौरान उनके भाई को हमेशा उम्मीद रही कि डेनिस अभी भी जिंदा है, लेकिन आखिरकार अदालतों ने उन्हें कानूनी रूप से मृत घोषित करने का फैसला किया। ये रहस्य केवल 14 साल बाद ही आखिरकार सुलझ पाया। उनके परिवार को बताया गया कि डेनिस ने अपना नाम बदलकर लियोनार्ड कोहेन रख लिया था और वह सैन मार्कोस कैलिफोर्निया में रह रहे थे, जहां उन्होंने एक नए परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू की थी, जिन्हें यह पता ही नहीं था कि वह एक लापता व्यक्ति है। उन्होंने अपने इस परिवार को भी अपने अतीत के बारे में नहीं बताया था और उनकी पत्नी को यह स्वीकार करना पड़ा कि लियोनार्ड असल में डेनिस है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अतीत वह कभी नहीं जान पाई थी और वह अपनी बताई उम्र से 7 साल बड़े थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने गायब होने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि यह किसी एक घटना की वजह से नहीं था, बल्कि उनके डिप्रेशन का बोझ इतना बढ़ गया था कि वह उसे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने मीरा मेसा में एक एल्गोरिदम डिजाइन इंजीनियर के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया और अंततः अपनी मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने नए परिवार को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता से संपर्क किया और बताया कि वह वाकई अभी भी जिंदा है। इसके बाद उन्होंने इसमें शामिल सभी लोगों से माफी मांगी, ये कहते हुए कि उन्हें पता है कि उनकी हरकतों से बहुत दुख और तकलीफ हुई और आखिरकार वो अपने पिता से फिर से मिल गए। दुर्भाग्यवश उनकी मां का निधन हो गया, बिना ये जाने कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था, और अपनी सच्चाई सामने आने के बाद उन्होंने अपने दूसरे परिवार के साथ कैलिफोर्निया में ही रहने का फैसला किया। नंबर 8, जब 55 वर्षीय केनेथ रोडमैन 2010 में बेहद परेशान करने वाली परिस्थितियों में लापता हो गए, तो उनके दोस्त और परिवार को पूरा यकीन था कि उनकी जान किसी दुखद हादसे में चली गई है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब थी। उस साल दिसंबर में वह कैलिफोर्निया में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने का फैसला किया, जहां वे अपने एक दोस्त के साथ ठहरे हुए थे। जिस घर की बात हो रही है वह माउब्राय में पोर्ट डगलस के पास स्थित था और केनेथ अक्सर पास के जलाशय में कयाकिंग करने जाया करते थे। उस साल 21 दिसंबर को सब कुछ सामान्य लग रहा था, कम से कम केनेथ के दोस्त के अनुसार, जिसे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा जब केनेथ ने उसे बताया कि वो एक बार फिर कयाकिंग के लिए जा रहा है। वह आमतौर पर कुछ घंटों के लिए बाहर रहता था और फिर घर लौट आता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसके दोस्त को चिंता हुई और उसने पुलिस से संपर्क किया ताकि वह केनेथ की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जता सके। तुरंत ही खोज शुरू कर दी गई, लेकिन जिस नदी में वो कयाकिंग करने गया था वहां से उसके साथ क्या हुआ इसका कोई सुराग नहीं मिला। खोज 2 हफ्ते से भी ज्यादा चली और आखिरकार बुरी खबर मिली कि केनेथ की कयाक मुआंगी बीच पर मिली है, जो कि मुंबासा से करीब 10 मील दूर है, जहां से वो निकला था। जांचकर्ताओं को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि यह इलाका मगरमच्छों से भरे पानी के लिए जाना जाता था और उन्होंने सबसे बुरा मानना शुरू कर दिया। सबसे तर्कसंगत स्पष्टीकरण यह था कि केनेथ का कोई हादसा हुआ जिससे वह नाव से गिर गया और उसके बाद उस पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया। ये निश्चित रूप से समझा सकता है कि पानी में और कोई सुराग क्यों नहीं मिला, लेकिन चूंकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी इसलिए उसका मामला खुला ही रहा। अधिकारियों ने हर कुछ सालों में उसके मामले पर ध्यान आकर्षित किया, इस उम्मीद में कि किसी को कोई सुराग मिला हो, लेकिन केनेथ अब भी लापता ही रहा। उसका नाम क्वींसलैंड मिसिंग पर्सन रजिस्टर में जोड़ दिया गया और उसकी फोटो समय समय पर जनता के सामने जारी की जाती रही, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। सार्जेंट एड लुकन, जो शुरुआती जांच का हिस्सा थे, बाद में याद करते हैं कि वह हमेशा सोचते रहते थे कि केनेथ के साथ क्या हुआ था। उन्हें हमेशा उम्मीद रहती थी कि वह कहीं न कहीं मिल जाएगा, लेकिन उसकी गुमशुदगी की जो जानकारी थी उसे देखते हुए ये काफी असंभव सा लगता था। एक समय पर गवाहों ने टाउन्सविल और कुकटाउन में केनेथ को देखे जाने की रिपोर्ट दी थी, लेकिन जब इन सुरागों की जांच की गई तो इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर जून 2015 में जब उसकी गुमशुदगी को 5 साल हो चुके थे, आखिरकार ये मामला सुलझ गया। स्मिथफील्ड में पुलिस को रात करीब 2 बजे इलाके के एक पते पर भेजा गया क्योंकि किसी ने चोरी की रिपोर्ट की थी। जब पुलिस मौके पर थी, केनेथ एक साइकिल पर वहां से गुजरा और पुलिस को यह संदिग्ध लगा, इसलिए अधिकारियों ने उसे रुकने का आदेश दिया। केनेथ ने साइकिल छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एक डॉग स्क्वाड ने ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया। उसने तुरंत कबूल कर लिया कि वह केनेथ रोडमैन है, जो पिछले 5 साल से लापता था, और चूंकि उसका चोरी से कोई लेना देना नहीं था, यह मामला महज संयोग से सुलझ गया क्योंकि वह बस गलत समय पर गलत जगह पर था। केनेथ को वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया, जहां उसे बताया गया कि उस पर $50,000 की बकाया चाइल्ड सपोर्ट राशि है। नंबर 7, 2014 के मध्य में 43 वर्षीय क्रिस्टीना रे डेविसन एक मुश्किल स्थिति में थी क्योंकि उनके पति क्रेग डेविसन के साथ उनका रिश्ता टूट चुका था। उस साल 20 जुलाई को क्रिस्टीना द्वारा पुलिस को यह सूचना देने के बाद कि क्रेग ने उन पर हमला किया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में बिना किसी आरोप के उन्हें रिहा कर दिया गया। उस समय वे दोनों किलगोर, टेक्सास में रह रहे थे और जब क्रिस्टीना वॉटाबर्गर रेस्टोरेंट में अपनी शिफ्ट पर नहीं पहुंची
तो उनके सहकर्मी उनकी भलाई को लेकर चिंतित होने लगे। उन्होंने पुलिस से संपर्क कर उनकी अनुपस्थिति की सूचना दी और गुमशुदगी की जांच शुरू की गई। उनके घर के पास खोजबीन की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और कोई भी ये नहीं समझ सका कि वह कहाँ गई थी या इसमें किसी आपराधिक हरकत का हाथ था या नहीं। कुछ दिनों बाद मामला तब गंभीर हो गया जब क्रिस्टीना का बटुआ मार्शल में एक हाईवे के किनारे मिला। उस इलाके की भी अच्छी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन जांचकर्ताओं को उनकी कोई और निशानी नहीं मिली। उनका मोबाइल फोन अब भी गायब था, जैसे कि उनकी काली 1992 टोयोटा कैमरी भी। इन सभी बातों के सामने आने के बाद उनके दोस्तों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्रिस्टीना जिंदा मिलेंगी और उन्हें शक था कि वह किसी आपराधिक हरकत का शिकार हुई है। उनके घर के अंदर पुलिस को संघर्ष के संकेत मिले और FBI को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। उन्होंने जल्दी ही पता लगा लिया कि उनका अपहरण किया गया था और उन्होंने उनके मामले को एक हत्या की जांच की तरह लिया। उनके बेडरूम में पुलिस ने उनके गद्दे पर कट के निशान देखे और उन्होंने बताया कि घर के अलग अलग हिस्सों में कुछ जैविक सामग्री मिली थी। उनके कई दोस्तों ने आगे आकर आशंका जताई कि उन्हें या तो लूटा गया था या उनका अपहरण किया गया था, संभवतः उनके पूर्व पति द्वारा। मामले में सभी ज्ञात तथ्यों पर विचार करने के बाद ये घोषणा की गई कि क्रेग को क्रिस्टीना की गुमशुदगी में मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है और 29 जुलाई को उन्हें एक शारीरिक हमले के आरोप में हिरासत में लिया गया, जो उनकी गुमशुदगी से संबंधित नहीं था। जनता से क्रिस्टीना और उसकी कार, जिसकी पिछली दोनों दरवाजों की हैंडल गायब थी, को ढूंढने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने भी कोई उपयोगी जानकारी नहीं दी। उसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड की जांच की गई, लेकिन उनमें कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी और चूंकि उसका फोन या तो बंद कर दिया गया था या फिर उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए उसे उस तरीके से ट्रैक नहीं किया जा सका। 9 महीनों तक जांच रुकी रही क्योंकि कोई नया सुराग नहीं मिला और क्रिस्टीना के दोस्त और परिवार सबसे बुरी आशंका करने लगे। फिर 4 फरवरी 2015 को केंटकी के लेक्सिंगटन में पुलिस ने रात करीब 1:30 बजे एक शेल गैस स्टेशन पर एक कार को रोका। नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर डेटाबेस में ड्राइवर का विवरण जांचने पर अधिकारियों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्रिस्टीना को ढूंढ लिया है, क्योंकि अवैध पदार्थों से जुड़े एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उसने अपनी नई कार अपने ही नाम पर रजिस्टर करवाई थी और इसमें कोई शक नहीं था कि वो वही है। उसे वापस टेक्सास भेज दिया गया, जहां उस पर नियंत्रित पदार्थों के कब्जे का मुकदमा चला, लेकिन इसका परिणाम कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। नंबर 6, 1984 में उसकी अचानक और रहस्यमय गुमशुदगी के बाद ऐसा माना गया कि 24 वर्षीय पेट्रा पैटसिटका किसी आपराधिक कृत्य का शिकार हो गई थी और उसके दोस्त और परिवार वाले पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन वे गलत थे। उस समय पेट्रा ब्रुंसविक जर्मनी में रहने वाली एक कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी। यह ज्ञात था कि अपनी गुमशुदगी के दिन 26 जुलाई को पेट्रा दंत चिकित्सक के पास गई थी, जिसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने जाने वाली थी। उस दोपहर करीब 3 बजे पेट्रा ने वोल्फ्सबर्ग जाने के लिए बस पकड़ी थी और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वह लगभग 40 मिनट बाद पहुंच जाएगी, लेकिन उस शाम तक वह उनके घर नहीं पहुंची थी और न ही उसने अपनी यात्रा रद्द करने के लिए उनसे संपर्क किया था। बाद में यह सामने आया कि पेट्रा ने उस दिन अपने बैंक खाते से पैसे निकाले थे और फिर अपने पड़ोसी से अपने पालतू पक्षी की देखभाल करने के लिए कहा था। जब उसके माता पिता उसे नहीं ढूंढ पाए या उससे संपर्क नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और एक बड़ा खोज अभियान शुरू किया गया। इस मामले को एक लोकप्रिय जर्मन क्राइम शो में दिखाया गया, इस उम्मीद में कि कोई पेट्रा को पहचान लेगा और नई जानकारी के साथ आगे आएगा और वो आखिरकार घर वापस आ जाएगी। कई बड़े पैमाने पर खोज अभियान भी चलाए गए, लेकिन इसके बावजूद कोई और सुराग नहीं मिला और ऐसा लग रहा था जैसे पेट्रा अचानक हवा में गायब हो गई हो। उसके परिवार और दोस्तों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था और 3 साल बाद उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। 1985 में एक व्यक्ति जिसका नाम गुंटर के था को एक महिला पीड़िता की जान लेने के जुर्म में दोषी ठहराया गया। यह अपराध उसी इलाके में हुआ था जहाँ पेट्रा को आखिरी बार देखा गया था और जब 1987 में उससे पेट्रा के मामले के बारे में पूछा गया तो उसने कबूल किया कि उसने उसकी भी जान ले ली थी, लेकिन वो पुलिस को ये नहीं बता सका कि पेट्रा कहाँ मिल सकती है और इसलिए उसका मामला कभी सुलझ नहीं पाया। कोई और सुराग या जानकारी न मिलने के कारण यह मान लिया गया कि उसने सच में अपनी जान गंवा दी है और 1989 में उसे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया। मामले की फाइल बंद कर दी गई और सभी के अनुसार यह मान लिया गया कि पेट्रा किसी मुसीबत में फंस गई थी और उसकी जान किसी आपराधिक वारदात का शिकार हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसका मामला हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा, लेकिन 2015 में इसमें एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आ गया। उस साल सितंबर में ड्यूसलडॉर्फ की पुलिस को सेंधमारी की रिपोर्ट मिली। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका स्वागत एक महिला ने किया जिसने खुद को सिर्फ श्रीमती श्नाइडर बताया और उनसे पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया। उस महिला ने फिर स्वीकार किया कि उसका असली नाम पेट्रा पैटसिटका है और वह 80 के दशक के मध्य से लापता व्यक्ति की जांच का केंद्र रही है। अब वह 55 साल की थी और पिछले
30 वर्षों से जर्मनी के अलग अलग शहरों में रह रही थी। उसने कभी नया बैंक खाता नहीं खोला और केवल नगद का इस्तेमाल किया और अपना गुजारा उस काम से किया जिसे उसने अवैध बताया। जब उससे पूछा गया कि उसने कभी अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि पारिवारिक समस्याएं उसकी जानबूझकर गायब होने का कारण नहीं थी, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि उसे अपने प्रियजनों से फिर से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नंबर 5। जब वह एक भयानक अनुभव के बाद, जिसमें वह जंगल में खो गई थी, जीवित पाई गई, 25 वर्षीय लीसा थेरिस ने मीडिया को बताया कि वह अपनी जान गलत व्यक्ति के भरोसे छोड़ने के बावजूद जिंदा होने के लिए खुद को आभारी और भाग्यशाली मानती है। लीसा अल्बामा से है और कानूनी रूप से नेत्रहीन है, जिससे उनकी कहानी और भी ज्यादा असाधारण बन जाती है। 2017 में वह रेडियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और उनका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा था, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी ने अचानक एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया। वह बुलॉक काउंटी में 2 पुरुषों के साथ समय बिता रही थी और तीनों ने कुछ समय के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। वहां पर उन दोनों पुरुषों ने इलाके के एक हंटिंग लॉज में घुसपैठ करने का फैसला किया, लेकिन लीसा इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। वो जो एकमात्र काम कर सकती थी वो था उन दोनों पुरुषों और अपराध स्थल से खुद को दूर करना, और इसलिए उनका एकमात्र विकल्प था जंगल के अंधेरे में भाग जाना। लेकिन फिर वो रास्ता भटक गईं और किसी आबादी वाले इलाके तक वापस नहीं पहुंच पाईं। जब वह उस शाम घर नहीं लौटी तो उनके परिवार को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत है और उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें यह भी बताया गया कि लिसा कानूनी रूप से नेत्रहीन थी, जिससे उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। ऐसा लगता है कि उन दोनों पुरुषों ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था बिना उनकी तलाश किए, और बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जान गलत लोगों के भरोसे छोड़ दी थी। जंगल में रहते हुए वो लगातार किसी घर या इलाके में घूम रहे किसी व्यक्ति को खोजती रही, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार रही। जल्द ही कई दिन बीत गए और लिसा अपने घर का रास्ता खोजने के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच पाई। वह भूखी थी, प्यास लगी थी और मौसम की मार झेल रही थी, इसलिए उसे पता था कि जब तक उसे कोई ढूंढ ना ले तब तक उसे जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। उसने जंगली बेर और मशरूम ढूंढना शुरू किया, जिससे उसे थोड़ी पोषण मिल गई। उसे कभी कभी कीचड़ भरे पानी के गड्ढे मिल जाते थे, जिससे उसकी प्यास थोड़ी बुझ जाती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह जल्द ही डिहाइड्रेशन से परेशान होने लगेगी। कुछ मौकों पर उसने हार माननी शुरू कर दी थी, लेकिन अपने घर पर मौजूद दोस्तों और परिवार की यादों ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। वह ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह कभी दोबारा उनके साथ नहीं रह पाएगी, इसलिए वह मदद की तलाश में लगी रही। एक मौके पर उसे एक बड़ी जड़ मिली, जिसे उसने चलने के लिए छड़ी की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन दृष्टिहीन होने के कारण इन जंगलों में ठोकर खाते हुए उसके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला था। फिर जंगल में भाग जाने के 28 दिन बाद एक महिला जिसका नाम जूडी गार्नर था, जो हाईवे 82 पर गाड़ी चला रही थी, उसे घायल और चोटिल लिसा मिली, जो आखिरकार किसी सड़क तक पहुंच गई थी। वह बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड थी और भूख से बेहाल थी, लेकिन जब जूडी ने 911 पर संपर्क किया तो लिसा को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे जरूरी इलाज मिला। बाद में ये सामने आया कि जिन 2 आदमियों की बात हो रही थी उन्होंने एक दूसरे पर लिसा की जान लेने का आरोप लगाया था, जो जांचकर्ताओं को अजीब लगा। फिर यह पता चला कि उस दिन वे सभी अवैध नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे थे और यही लिसा के गायब होने का मुख्य कारण था, क्योंकि इससे वह भ्रमित हो गई थी। दोनों आदमियों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन पर $2.5 लाख की जमानत रखी गई, जबकि लिसा पूरी तरह से ठीक हो गई। नंबर 4। 2017 में 21 वर्षीय लियांग शिनवेई और उसकी 19 वर्षीय गर्लफ्रेंड लियू चेनचांग अपने घर में कोरिया में रह रहे थे, जहां वे दोनों नेशनल डोंगहुआ यूनिवर्सिटी में पहले वर्ष के छात्र थे। लेकिन उन्होंने यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले भारत का दौरा किया और फिर नेपाल गए, जो उनकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा होनी चाहिए थी। उस साल मार्च की शुरुआत में वे डार्डिंग में बस गए, जब उस इलाके में बहुत खराब और बेहद ठंडा मौसम था। लेकिन इस जोड़े ने खराब मौसम को अपने उत्साह पर हावी नहीं होने दिया और 9 मार्च को उन्होंने ट्रेकिंग पर जाने का फैसला किया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि वे बस कुछ समय बाहर बिताना चाहते थे, क्योंकि वे कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे। सबसे पहले उनका कुछ सामान गायब हो गया था और उनकी गुमशुदगी से पहले के दिनों में वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे थे। लियू ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट किया कि काश वह इस यात्रा पर कभी गई ही ना होती, लेकिन उसने लियोंग के साथ रहने का फैसला किया। वे अपने परिवारों के संपर्क में बने रहे, लेकिन 10 मार्च को उन्होंने संपर्क करना बंद कर दिया। इससे उनके प्रियजनों को बहुत चिंता हुई, क्योंकि वे जानते थे कि डार्डिंग में बर्फबारी हो रही थी और उन्होंने पुलिस से संपर्क कर 2 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला नेपाली पुलिस के संज्ञान में लाया गया और 15 मार्च तक खोज अभियान शुरू हो गया था। पुलिस ने 3 पेशेवर गाइड्स की मदद ली, जो उस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, चाहे वहां कितनी भी घनी बर्फ क्यों ना हो। हेलीकॉप्टर को हवाई खोज के लिए बुलाया गया और तब पता चला कि वह जोड़ा शायद लोंगतांग गांव की ओर ट्रैकिंग कर रहा था, जहां वे अपने कुछ कोरियाई दोस्तों से मिलने का प्लान बना रहे थे। खोज योजना के अनुसार नहीं चल पाई,
क्योंकि और अधिक बर्फबारी ने गाइड्स की कोशिशों में बाधा डाली। हालात और भी खराब हो गए जब उस इलाके में लगातार हिमस्खलन होने लगे, जिससे स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। बाद में यह सामने आया कि जब इलाके में घना कोहरा छा गया था और वे अपनी तयशुदा राह नहीं ढूंढ पाए, तब वह जोड़ा रास्ता भटक गया था। इसके बाद उन्होंने इलाके में किसी गांव तक पहुंचने की उम्मीद में एक नदी के साथ साथ चलने का फैसला किया, लेकिन या तो वे झरने के किनारे से गिर गए या फिर किसी गुफा में फंस गए जहां से वे ऊपर नहीं चढ़ पाए। दोनों को गिरने के कारण गंभीर चोटें आई थी और इसी वजह से उनकी चलने फिरने की क्षमता बहुत कम हो गई थी। उन्होंने कुछ दिनों तक आलू और नूडल्स खाकर गुजारा किया, लेकिन आखिरकार उनका खाना खत्म हो गया और वे झरने का पानी पीकर जिंदा रहने की कोशिश करने लगे। गायब होने के 47 दिन बाद लॉन्ग और लियू को आखिरकार ढूंढ लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश लियू प्राकृतिक परिस्थितियों के आगे हार गया था। लॉन्ग जब मिले तो वे सो रहे थे और उन्हें एयरलिफ्ट करके काठमांडू ले जाया गया, जहां उनका कुपोषण, हाइपोथर्मिया और पैर की गंभीर चोट का इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि वे मुश्किल से उन कठोर परिस्थितियों में जीवित रह पाए। उनका 40 पाउंड वजन कम हो गया था और अगर बचाव दल की दृढ़ता न होती, जिन्होंने दूर से उनकी लाल टेंट देख ली थी, तो शायद वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। नंबर 3, कई बार जो एक साधारण ट्रेकिंग होनी चाहिए वो एक गलत मोड़ लेने जैसी साधारण गलती की वजह से बहुत गंभीर मोड़ ले सकती है, जैसा कि एडवर्ड रोसेंथल के गायब होने के मामले में हुआ। सितंबर 2010 में 64 वर्षीय एडवर्ड लॉस एंजलिस के कल्वर सिटी से थे, जहां वे एक रियल एस्टेट ब्रोकर के रूप में काम करते थे। उन्हें कविता से भी लगाव था और वे अपनी कविताएं अक्सर अपनी पत्नी निकोल कैप्लन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूद लोगों को सुनाते थे। उन्होंने कुछ समय प्रकृति में बिताने का फैसला किया और उसी साल 24 सितंबर को एडवर्ड कैलिफोर्निया के जोशुआ ट्री नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने एक दिन की छोटी सी ट्रेकिंग करने की योजना बनाई थी। शुरुआत में ट्रेकिंग योजना के अनुसार ही चली और कुछ दूरी चलने के बाद उन्होंने वापस लौटकर अपनी कार की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन किसी मोड़ पर उन्होंने गलत दिशा ले ली और जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरी तरह से जंगल में खो गए हैं। हालात और भी खराब हो गए क्योंकि उस इलाके में तापमान बहुत ज्यादा था, जो अक्सर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था। पर्याप्त पानी न होने की वजह से कोई भी लापता हाइकर जल्दी ही डिहाइड्रेट हो सकता था और क्योंकि एडवर्ड ने सिर्फ एक दिन के लिए पार्क में रहने की योजना बनाई थी, उन्हें पता था कि वे एक गंभीर स्थिति में हैं। निकोल ने बाद में पुलिस को बताया कि एडवर्ड एक दिन पहले पार्क गए थे ताकि लॉस एंजलिस की एक कैफेटेरिया जिसका नाम क्लिफ्टन्स ब्रुकडेल है और जो वहां के निवासियों के बीच काफी मशहूर है, की बिक्री का जश्न मना सके। यह पता था कि वे ब्लैक रॉक कैंप ग्राउंड से निकले थे, जो कि खोज अभियान शुरू होने पर एक बहुत ही मददगार जानकारी साबित हुई। जब वह निकोल से संपर्क नहीं कर पाए तो निकोल चिंतित हो गई और उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया। इस बात से सभी जुड़े लोग अनजान थे। एडवर्ड जंगल में इस उम्मीद से चले गए थे कि उन्हें कोई और हाइकर या कोई पहचानने योग्य जगह मिल जाएगी, लेकिन वे गलत दिशा में चल पड़े और सभ्यता से और दूर होते जा रहे थे। सौभाग्य से उन्होंने बहुत सारा सामान साथ लाने के बारे में सोचा था, जिसमें 4 लीटर पानी, स्नैक्स, एक सीटी, फ्लेयर्स और एक स्पेस कंबल शामिल था। एक दिन से भी ज्यादा समय तक उन्होंने अपनी कार तक वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की और आखिरकार वे एक घाटी में लगभग 2000 फीट नीचे चले गए, जहां उनका खाना और पानी आखिरकार खत्म हो गया। उन्हें पता था कि वे बड़ी मुसीबत में हैं और अगर वे और आगे चलते हैं तो उन्हें और ज्यादा थकान होगी, इसलिए उन्होंने एक अच्छी जगह खोजने का फैसला किया जहां वे बैठकर किसी के उन्हें ढूंढने का इंतजार कर सके। उन्होंने अपनी सीटी का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जब उन्होंने अपनी फ्लेयर्स जलाने की कोशिश की तो उन्हें निराशा हुई कि वे काम नहीं कर रही थी। अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत लिखने का फैसला किया, लेकिन पाया कि उनके पास कोई कागज नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी टोपी का इस्तेमाल यह लिखने के लिए किया कि उनकी अंतिम यात्रा पर कौन कौन सी कविताएं पढ़ी जानी चाहिए और साथ ही निकोल को वह छुट्टी मनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वे दोनों प्लान कर रहे थे। उन्होंने निकोल से यह भी कहा कि वह उनके कुछ ग्राहकों का धन्यवाद करे और अपनी वसीयत का अंत निकोल और उनकी बेटी से यह कहकर किया कि वह उनसे प्यार करते हैं। लेकिन उनके लापता होने के 6 दिन बाद बचावकर्मी आखिरकार उन्हें ढूंढने में सफल रहे। उन्हें हाई डेजर्ट मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया और आखिरकार वह पूरी तरह से ठीक हो गए, जिससे उनके परिवार को, जो उनकी तलाश में शामिल हुआ था, बहुत राहत मिली। नंबर 2, अक्टूबर 2016 में 25 वर्षीय एंड्रयू गैस्केल मलेशिया में ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए और आज वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि वह जिंदा बाहर निकल पाए। उस समय एंड्रयू तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में रह रहे थे। वो एक सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने की योजना बना रहे थे, जो उन्होंने लापता होने से पहले किए भी। उन्हें लगता था कि उनकी नौकरी ने उन्हें बहुत कम संतुष्टि दी है और भले ही उन्हें अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ काम करना अच्छा लगता था, लेकिन अपनी खुद की खुशी के लिए उन्हें कुछ बदलाव करने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने उसी साल अगस्त में अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद को खोजने के लिए एशिया भर में यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पश्चिम की ओर यात्रा करने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने कोई तय अवधि नहीं रखी थी,
क्योंकि वह जितनी हो सके उतनी अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव करना चाहते थे। अपनी योजनाएं तय करने के बाद वह 2 अगस्त को मलेशियाई बोर्नियो के कुचिंग शहर गए। उस महीने की 18 तारीख तक वह बाको नेशनल पार्क में थे, जहां उन्होंने कुछ समय ट्रेकिंग करने और अपने आसपास की प्रकृति का आनंद लेने में बिताया। 27 अगस्त को उन्होंने सरावाक में बेंगू डैम का दौरा किया, जिसके बाद वह धीरे धीरे सिबू नामक एक शहर की ओर बढ़े। 15 सितंबर को वह उस इलाके में होने की जानकारी थी और 1 अक्टूबर तक वह नेशनल पार्क पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने निया नेशनल पार्क की यात्रा की, जहां वह 9 अक्टूबर को पहुंचे और वहां 6 दिन बिताए। उसके बाद वह गुनुंग मालू नेशनल पार्क की ओर पैदल चले, जहां वह अचानक लापता हो गए। उनके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और तुरंत उनकी तलाश शुरू कर दी गई। बाद में पता चला कि उन्होंने सिर्फ 1 दिन के लिए ही सामान पैक किया था और जब उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं तो एंड्रयू को समझ आ गया कि अब उन्हें तुरंत कोई उपाय सोचना होगा। घंटे दिन में बदल गए तो उन्होंने खाना ढूंढना शुरू किया, लेकिन पहले 10 दिनों तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वह कमजोर होने लगे थे, लेकिन फिर उन्हें कुछ जंगली बेरी, जंगली केले और जंगली फर्न मिल गए, जिन्हें खाकर उन्होंने खुद को जिंदा रखा। उन्हें नियमित रूप से पानी के स्रोत मिल जाते थे और बहुत कम खाने के बावजूद वो खुद को पानी की कमी से बचाए रख पाई। इस बीच बचाव दलों को एंड्रयू का पता लगाने में कोई सफलता नहीं मिली और उनके परिवार को चिंता होने लगी कि शायद वो कभी नहीं मिलेंगे। एक समय पर उन्हें हिडन वैली में पैदल चलने की एक पगडंडी मिली, जिस पर उन्होंने चलना शुरू किया और एंड्रयू को पता भी नहीं था कि वह पार्क के कैंप 1 की ओर वापस जा रहे थे। उनके पैर में चोट लग गई थी और उन्हें कई कीड़ों ने काट लिया था। जब उन्हें आखिरकार पाया गया तो बचाव कर्मियों ने देखा कि वह बहुत दुबले और कमजोर हो गए थे और उन्हें लगा कि अगर उन्हें सही खाना और आश्रय नहीं मिलता तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। उन्हें हवाई मार्ग से मूरी शहर लाया गया, जहां उनका इलाज हुआ और आखिरकार वह पूरी तरह से ठीक हो गए। उनके परिवार ने सभी बचाव कर्मियों का धन्यवाद किया, यह कहते हुए कि एंड्रयू शायद जिंदा नहीं बच पाते अगर उन्होंने उनकी तलाश छोड़ दी होती। नंबर 1। ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक धरती पर सबसे बेरहम जगहों में से एक है और यहीं पर 2009 में 19 साल की एक छात्रा जिसका नाम जेमी नील था लापता हो गई थी, जिससे एक ऐसी कठिन परीक्षा शुरू हुई जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। जेमी ने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया था जब उसने सरकार और राजनीति में अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले एक गैप ईयर लेने का फैसला किया। वो उस समय नॉर्थ लंदन के मूसवेल हिल में रह रहा था जब उसने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया और उसी साल 22 जून को वह रवाना हो गया। उसने लाओस, वियतनाम और नेपाल की यात्रा करने की योजना बनाई थी और उसे सितंबर तक लंदन लौटना था ताकि वो एक्सेटर विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। वह 2 जुलाई को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के काटुम्बा पहुंचा और वहां उसने एक यूथ हॉस्टल में चेक इन किया। गवाहों ने उसे अगली सुबह करीब 9:40 बजे हॉस्टल से निकलते हुए देखा था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा, जिससे हॉस्टल के मालिक को चिंता हुई। जेमी के कमरे की जांच की गई और अंदर उन्हें उसका मोबाइल फोन, व्यक्तिगत कागजात, पासपोर्ट और अन्य सामान मिला। उसे कुछ दिनों बाद पास के गुफा तंत्र के एक दौरे में शामिल होना था, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचा, इसलिए उसे लापता घोषित कर दिया गया। और जब उसके परिवार को उसकी गुमशुदगी की सूचना दी गई तो उन्होंने उसका ईमेल और बैंक खाते चेक किए, जिनमें से किसी में भी कोई गतिविधि नहीं हुई थी। उसकी गुमशुदगी की पुष्टि होने के बाद जेमी की तलाश तुरंत शुरू हो गई। पुलिस को फायर और रेस्क्यू टीमों के साथ साथ हेलीकॉप्टरों की भी मदद मिली जो हवा से खोज कर रहे थे। पार्क सेवा भी इन प्रयासों में शामिल हो गई, लेकिन वे न तो उसका कोई सुराग ढूंढ सके और न ही वे चीजें जो वो अपने साथ ले गया था। उसके पिता रिचर्ड कैस खोज में मदद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया उड़कर आए और फिर उन्होंने जेमी की एक फोटो जारी की जिसमें वह अपनी पीठ पर एक खास बरगंडी रंग का बैकपैक लिए हुए था। ये ज्ञात था कि उसके पास वही बैकपैक था जब वो उस दिन यूथ हॉस्टल से निकला था और उम्मीद की जा रही थी कि सी को याद आए कि उसने उसे जेमी के साथ या किसी ट्रेल पर कहीं देखा था। इसी बीच जेमी को एहसास हुआ कि वह तेजी से कमजोर हो रहा है क्योंकि वह कई दिनों से जंगल में खोया हुआ था और उसने यह मान लिया कि वह भूख से अपनी जान गंवा देगा। इसलिए उसने तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपने परिवार और दोस्तों के लिए विदाई संदेश लिखना शुरू कर दिया और आखिरकार उसे टंग ऑर्किड्स मिल गए जिनके बीजों ने उसे कुछ भोजन दिया। बाद में वह याद करता है कि वह कैसे खो गया था। बचाव के लिए प्रार्थना करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने जंगल में जाने से पहले अधिकारियों के पास पंजीकरण न करवाकर गलती की थी। उसने कई संकेत देखे थे जो जनता से ऐसा करने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन चूंकि उसने केवल कुछ घंटों के लिए ट्रेकिंग करने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने ऐसा न करने का फैसला किया। 12 दिन बाद जब जेमी खो गया था तो आखिरकार उसे तब पाया गया जब वह नैरो नेक फायर ट्रेल पर पैदल घूमने निकले लोग के एक समूह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक टेंट के पास पहुंच गया। उसे एक अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका इलाज किया गया। उसके बाद वह लंदन अपने घर लौट गया। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। मेरा नाम ताई नॉट्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।